हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का बड़ा ही रोचक प्रकरण लाई हूँ, संज्ञा। इसके बारे में आपने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा है, तो अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संज्ञा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, उन सबको किसी न किसी नाम से जाना जाता है ताकि उसे हम उसके नाम से पहचान सकें, उसकी पहचान बन सके। तो इसीलिए हिंदी व्याकरण में संज्ञा शब्दों के प्रकरण को पढ़ना अति अनिवार्य है। नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा बन जाती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सोहन, पुस्तक, भैंस, हरियाली, उदासी, इस प्रकार के शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। कई स्टूडेंट्स को संज्ञा के भेदों से संबंधित समस्या होती है कि संज्ञा के भेद 3 होते हैं या 5 होते हैं। कई पुस्तक में 3 दिए गए हैं तो कई पुस्तकों में 5 भी भेद दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं इसके भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं। सबसे पहले होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जब बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा, रोहन, सोहन, आगरा, सोमवार, दिसंबर, इस प्रकार दिनों के नाम, विशेष दिनों के नाम, पुस्तक का नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष स्थान का नाम जब हम लेते हैं तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। तो संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जब एक ही प्रकार की कई वस्तुएं हम देखते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने कहा, आम। अब आम की कई प्रजातियां हैं, आम कई प्रकार के होते हैं, किंतु उस विशेष फल को हम उसके नाम से जान रहे हैं, आम, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार जानवरों के नाम आ गए, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सब्जियों के नाम, व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम में मैंने कहा, एक विशेष ग्रुप वाले विद्यार्थी जो बैठे हैं, कक्षा में जो विद्यार्थी बैठे हैं वो भी नाम से जाने जा रहे हैं, किंतु किसी पर्टिकुलर विद्यार्थी का नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, इसलिए वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कुछ लोग, लड़का, लड़की, इस प्रकार के शब्द भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही 2 उपभेद इसके हैं, वो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये 2 भेद जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं। इन्हें अलग से हम संज्ञा के भेदों में शामिल नहीं कर सकते। तो संज्ञा के 5 नहीं बल्कि 3 ही भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 उपभेद हैं, जो हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो आप ये बात विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का ही मतलब होता है कि जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं, जो लिक्विड हैं, जो धातु हैं, जैसे चांदी, सोना, घी, तेल, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके विपरीत समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत एक किसी भी प्रकार का कोई समूह है, उस समूह को उसके विशेष नाम से जाना जा रहा है। जैसे कई लोगों का समूह है तो उसे भीड़ के नाम से हम लोग जानते हैं, और कई सैनिकों का समूह है, उसे हम सेना के नाम से जानते हैं। तो एक समूह को विशेष नाम से जब जाना जाता है तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा का अंतिम भेद है भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्ति और वस्तुओं के नाम से तो आप समझ ही रहे हैं, किंतु कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें उनके पर्टिकुलर नाम से हम जानते हैं। जैसे हमने कहा, उदासी, हरियाली, खुशहाली,
इस प्रकार के शब्द भाववाचक संज्ञा को व्यक्त करते हैं। अब भाववाचक संज्ञा को हम निकाल कर अलग से नहीं देख सकते, उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति और वस्तु की गुण और दशा का जब बोध होता है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। तो अब परीक्षा में यदि प्रश्न आपके आता है तो वो इसी प्रकार से आएगा कि दिए गए वाक्यों को पढ़कर संज्ञा शब्दों को छांटिए, या फिर इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि दिए गए जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो आप इस प्रकरण की प्रैक्टिस जरूर करें और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में अवश्य आते हैं। तो दोस्तों, मैं समझती हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।